हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि ये यहाँ के मौसम में बारिश हो रहा है। ये ताज़ा अपडेट है जो कर रहे हैं। आपके यहाँ पर सच में बारिश हो रहा है? आपके घर पर कैसा बारिश हो रहा है कि नहीं, कमेंट में बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का जो क्यूरी है वो सारे क्यूरी सोल्व आउट करने वाले हूँ इसमें। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि क्यूरी क्या क्या होने वाला है। तो आपको क्यूरी में देखने को मिलेगा जो प्रायोरिटी सेटिंग ऑर्डर की वगैरह सब, और इंडियन स्टूडेंट का भी क्यूरी इसमें शामिल है। जैसे कि अभी जो काउंसलिंग हुआ उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में 2-4 क्यूरी है वो सब, और जो नीट के बेसिस में वेटिंग है उन बच्चों का भी क्यूरी आउट करेंगे। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब नेक्स्ट सेशन के लिए पूछ रहे हैं कि जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ बीबीएससी नेपाल के लिए, तो उन लोग का भी 2-4 क्यूरी मैंने इंक्लूड किया। टोटल में 6 से 7-8 क्यूरी जितना मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली एक नोटिस जो है उसे देते हैं, उसके बाद क्यूरी को आगे बढ़ेंगे। जैसे कि दोस्त आपको बता दें कि जो मेडिकल एजुकेशन की प्रायोरिटी ऑर्डर सेटिंग मीन्स फिलअप करने के लिए समय था कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें एड योर कॉलेज मीन्स सिक्योर स्टेटस में जाकर वहाँ पर सेट प्रायोरिटी ऑर्डर, और वहाँ पर एड योर कॉलेज में जाकर एड करें कॉलेज वगैरह, इंसर्ट बिलो इंसर्ट अबव एंड रिमूव का ऑप्शन आपको मिलता था। उस अनुसार से आप एड कर सकते थे। तो उसका डेडलाइन जो था आज ही है और आज की 5 बजे तक है। तो मैं सबसे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप वो अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लें, अभी तक नहीं किए हैं तो और सेट कर सेव कर लें। अब बात आती है कि जैसे कि स्टूडेंट्स का काफ़ी सारे का कमेंट्स मेरे पास आए यूट्यूब पर भी, और यूट्यूब पर उतना खास नहीं आया लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा आया। तो स्टूडेंट का कहना है कि जैसे कि मैंने वहाँ पर सेव कर दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जी मैंने ये कॉलेज रखा, कोई प्रूफ तो मुझे चाहिए ना। कोई शो भी नहीं हो रहा है वहाँ पर सेव करने के बाद। हो सकता है कि मेरा वो प्रायोरिटी ऑर्डर सेव ही ना हुआ हो, तो मैं क्या। तो फिर कहने मतलब कि मेडिकल एजुकेशन ने बोला भी है कि जी आपको बाद में टाइम नहीं दिया जाएगा सेव करने के लिए, वंस एंड ओनली है। तो देखो दोस्तों, ये मुझे भी लगा कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ से देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन नहीं है क्योंकि स्टूडेंट सेव कर आ रहा है तो उसका सेव हुआ कि नहीं हुआ ये जानना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन का कोई रखना चाहिए चीज की जो आप सेव करते हैं तो आपको कुछ मिल जाएगा कि सेव हो गया आपका। तो वहाँ पर शो कर रहा है कि सेव सक्सेसफुली, बट उसके बाद नहीं। लेकिन यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की बाध्यता बोल सकते हैं। स्टूडेंट मेडिकल एजुकेशन ने टाइम दिया है कि विथिन 26 की आज की शाम की 5 बजे तक आप सेव कर भी चेंज कर सकते हो। तो वो ऑप्शन अगर है तो मानो आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन पेज दूसरा डाउनलोड कर लिया प्रायोरिटी ऑर्डर को, और फिर बाद में आप दूसरा डाउनलोड कर लिया, तो जिससे क्या होगा ना कि आपके पास ढेर सारे कॉलेजेस का प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा। आप किसी में बीपी को एक रख दिए, किसी में आईएम को रख दिए, किसी में मणिपाल को रख दिए, किसी में क्यूबीएसएमएस को रख दिए, किसी में सीएमसी को रख दिए। तो ये क्या होगा ना, आपके पास हर में एक एक का हो गया ना। तो मानो आप उस तरह से 21 भी कर सकते हो। तो बाद में अगर आपका होता है तो बोलोगे कि नहीं मैंने ये फिलअप किया था, अब मैं आप मुझे प्रायोरिटी में मेरा ये था, आप क्यों ये दे रहे हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसीलिए मेडिकल एजुकेशन ने फाइनल क्या सोचा है कि आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना वो करने का मतलब आपको लास्ट डेडलाइन जो है 5 PM के बाद अवेलेबल आपके मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर हो जाएगा, जो कि आप बाद में 26 की 5 PM की बाद आप प्रायोरिटी ऑर्डर का कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आप नो चेंजेस ले आ सकते हो। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, दैट्स द फाइनल। तो अभी तक आपने कोई प्लानिंग डिसीजन चेंज किए हैं या प्लान कर रहे हैं चेंज करने के लिए, या सोच रहे थे कि ये मेरा मिस्टेक हो गया, तो आप उसे चेंज आउट कर सकते हैं। दोस्तों लगते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो जैसे कि आप जैसे मैंने थोड़ा यूट्यूब से कमेंट ले रहा हूं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि मैंने देखा तो एक स्टूडेंट्स का कहना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर बीपीई के बारे में और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी कॉलेजेस आता है उसके बारे में मैंने फी स्ट्रक्चर्स अपलोड किया हूँ। तो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जैसे कि भैया हमको क्यूबीएसएमएस के फी के क्या है फर्म के लिए बताओ, तो उस पर भी वीडियो आ जाएगा। क्यूबीएसएमएस नहीं, क्यूबीएसएमएस के अंडर में मणिपाल केएमसी जो भी कॉलेजेस वगैरह आता है तो वो कॉलेज का आपका फी स्ट्रक्चर्स आ जाएगा। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में जो जो कॉलेजेस आता है तो भाई आप जैसे कि यहाँ पर एक और कॉलेज है, जैसे कि आपको बता दें कमेंट है
कि अगर आप कोई बच्चा है नेपाल में पढ़ना चाह रहा है, इंडियन है, तो उसको क्या बीपी के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा बीपी के लिए अलग से। जो नेपाल में कोई भी मेडिकल कॉलेजेस है उसके लिए आपको एक ही वन एंड ओनली वन एग्जाम देना है, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, सीईवी बोलता है उसे। और यहाँ पर आपको फिर से एक और क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाइट शैडो ऑफिशियल पूछ रहे हैं, हेलो सर, मैले नेपालमा डिप्लोमा इन डेन्टल हाइजेनिक पिसिएल गरेको छु, एनओसी अप्लाई गर्दा एनएचपिसीमा रजिस्टर्ड हुनै पर्छ र डिप्लोमाको लागि डिप्लोमा यदि तपाईँले डिप्लोमा पढ्न गइराख्नु भएछ भने कहीँ पनि तपाईँले मेरो ख्यालले डिप्लोमाको एनओसीको लागि तपाईँले फरेन अफेयर मिनिस्ट्री छ त्यहाँ भनेको एनओसी जुन अफिसले प्रोभाइड गर्छ त्यहाँ भनेको कन्सल्ट गर्नुपर्छ। आई थिङ्क एनएचपिसीमा तपाईँले रजिस्टर गर्नु पर्दैन, बट फर फर्दर क्युरी यु क्यान भिजिट एनएचपिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कल पोइजन का दाइ सीएमसी भर्सेस यूसीएम को बारेमा भनिदिनु न, कुन राम्रो छ अनि कति फ्यासिलिटी राम्रो छन्, एक्स्ट्रा फिज लिन्छ कि नै फर बीपीएच को लागि? हेर्नुहोस्, बीपीएच को लागि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि बीपीएचमा कुन कलेज बेस्ट, कुन कलेज अलि हुन्छ नि, कुनै कलेजको ऱ्याङ्किङ त्यस्तो हुँदैन। मैले कमेन्ट सेक्सनमा पनि पोस्ट गरेको छु, तर बीपीएचमा भनेको एक्ज्याक्टली अलिक मलाई लेस नलेज छ। अनि बीपीएचको बारेमा भन्दाखेरि कि यो तपाईँ यो कलेजमा पढ्नुहोस्, यो कलेजमा पढ्नुहोस्, अनि झन् तपाईँले सोधिराख्नु भएछ सीएमसी एन्ड यूसीएमएसको बारेमा, जो कि दुबईमा एमबीबीएस पढाइ हुन्छ अनि अदर फ्याकल्टीहरू पनि पढाइ हुन्छ। अनि बीपीएच तपाईँ त्यसमा कम्पेरिजन गर्नुपर्छ अनि त्यो भनेको मेरो लागि एउटा टफ नै क्वेसन भयो। त सो म फाइनली के भन्छु भने तपाईँ आफ्नो चोइस अनुसार जुन तपाईँले राम्रो लाग्छ त्यो राख्दा हुन्छ, किनभने बोथ आर गुड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। और वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो रख दीजिए, उसमें नो प्रॉब्लम, नो डाउट, दोनों अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक व्हाट्सएप क्वेश्चन आई है, जैसे कि उस पर से पिकअप करते हैं। तो जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उनका कहना है जैसे कि दाइ सपोज मैले ABCDE कॉलेज राखे हैन, अनि मेरो नेम ई भन्ने कॉलेजमा आयो, अनि अपग्रेड कसरी हुन्छ ABCD कि D भन्ने कॉलेजमा? उनका कहना है जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए तो कि अगर हम कॉलेज को रैंकिंग करते हैं तो नंबर 1 पर A रखते हैं, B रखते हैं, 2 पर, 3 पर C, 4 पर D और 5 पर E रखते हैं। तो अगर हमको ई कॉलेज मिल गया तो कैसे अपग्रेडिंग जो होगा वो करने मतलब कि जो ऊपर से, जैसे कि फर्स्ट मैचिंग है तो हमारा क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा, उसके बाद सेकेंड देखा जाएगा, उसके बाद थर्ड देखा जाएगा, उसके बाद फोर्थ देखा जाएगा। तो जो अपग्रेडिंग है तो उसी तरह होगा, पहले फर्स्ट दिखा जाएगा, उसके बाद 2 देखा जाएगा, उसके बाद 3 देखा जाएगा, उसके बाद 4 देखा जाएगा, कि डायरेक्ट डी होगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मेरे ख्याल से आपको पहले 1 ही देखा जाएगा, उसके बाद 2 देखा जाएगा, उसके बाद 3 देखा जाएगा, उसके 4 देखा जाएगा। या सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो आपको ई अगर विथड्रॉ करते हैं आप और नेक्स्ट अपग्रेडिंग में जाते हैं तो आपको ई छोड़कर डी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, जो जिसमें सीट खाली है वो मिल सकता है आपको। ये बात हुई उनका। तो अब जैसे कि एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास, जैसे कि उनको भी एड्रेस कर देना है। कहाँ गया, यहाँ पर है, जैसे कि उनका क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको पढ़कर मैं सुना दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे कि उनका कहना है, यहाँ पर बात किया जाए तो जैसे कि BSc MLT आई एम फ्रॉम, जैसे कि सर BSc MLT में स्कॉलरशिप पनि पाइने कॉलेजमा होस्टल कंपल्सरी हुन्छ कि नहीं? देखिए, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप होल्डर है उसके लिए हॉस्टल इज नॉट कंपल्सरी एज पर लास्ट ईयर। और इस साल बहुत सारे कॉलेजेस ने अलग अलग हॉस्टल के बारे में और एकेडमिक प्रोसीजर के बारे में वहाँ पर अपना ओपिनियन रखा है। तो एग्जैक्टली इस साल स्कॉलरशिप के लिए हॉस्टल कंपल्सरी है कि नहीं है ये मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के ट्रेंड देखा जाए तो स्कॉलरशिप जो होल्डर होते हैं उनके लिए कोई भी हॉस्टल कंपल्सरी नहीं होता है, आप मजा से रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हीं का, सर यदि मैले मन परेको कॉलेजमा स्कॉलरशिप पाएन भने मैले उडे गरे भने मेरो स्कॉलरशिप जान्छ है? अगर देखो स्कॉलरशिप का राउंड क्या होता है ना, कि स्कॉलरशिप में जब काउंसलिंग होता है फर्स्ट ही बार होता है, जितने बच्चे को स्कॉलरशिप अलॉट होने वाला है वो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। उसके बाद
जो भी अलॉटमेंट होगा वो पेइंग वाले को होगा। तो अगर आप स्कॉलरशिप से विड्रॉ करते हैं और आपको सेकेंड राउंड में भी स्कॉलरशिप, मानो कोई सीट वैकेंट रहता है और उसमें भी आपको नहीं मिलता है, तो ये समझिए कि आपका स्कॉलरशिप चल गया, स्कॉलरशिप आपको अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके बाद तो पेइंग वाला सारे से होगा, तो उसके बाद कोई स्कॉलरशिप आपके लिए रखेगा थोड़ी कि आप आओ स्कॉलरशिप लो और पढ़ो। तो ये हो गया। आणि पेइंग जांच होला सर, आणि देखिए उसमें क्या है ना, जैसे कि अगर आप स्कॉलरशिप चल जाता है तो आपका पेइंग जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको विड्रॉ किए हैं तो आपको आगे पेइंग में सीट वगैरह मिल सकता है, लेकिन स्कॉलरशिप में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। और जैसे विड्रॉ करे फेरि पढेन भने ड्रॉप गर्न पाउँछ कि नहीं। विड्रॉ करते हैं अगर फिर बाद में अगर आपको आता है, जैसे कि विड्रॉ कर लिए और फिर बाद में आता है, अगर आप जैसे कि पढ़ना ही नहीं चाहते वो प्रोग्राम में, तो आप ड्रॉप आउट इजिली कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, मजा से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये बात रही उनका। तो अब फाइनली मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा 2-4 टर्म लेकर। और जैसे कि एक स्टूडेंट्स का पूछना है हमसे कि अगर हम नेपाल में एमबीबीएस में काउंसलिंग लेते हैं और मुझे अभी फॉरेन पढ़ने जाना है, तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो, अगर आप काउंसलिंग में बैठते हो, हिस्सा लेते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फॉरेन जाने के लिए कोई रुकावट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप फुली डिटरमाइंड हो कि मुझे नेपाल में नहीं पढ़ना है, तो वाई टू सीट इन काउंसलिंग, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेपाल में मुझे थोड़ा भी अच्छा कॉलेज मिल गया, अगर कोई कॉलेज मिल गया तो मैं पढ़ लूंगा, फॉरेन में नहीं जाऊंगा, तो बेटर टू सीट इन काउंसलिंग एंड सेट योर प्रायोरिटी ऑर्डर एंड टुडे इज द लास्ट डेट, और उसमें आप पढ़े। अगर उसमें आते हैं, जैसे कि अगर मैं डिजायरेबल कॉलेज जो चूज कर रहा हूँ वही मिलेगा तो पढ़ूंगा, तो वहां पर आपको पास 3 ऑप्शन है, विथड्रॉ, एक्सेप्ट एंड ड्रॉप का। तो जैसे कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको पास एक कंपल्सन हो जाता है, अगर कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास कंपल्सन हो जाता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, विड्रॉ करते हो, तो आपको हो सकता है कि आने वाले दिन में फर्दर अपग्रेडिंग कॉलेजेस कोई मिल जाए, तो उसमें आपको उतना कंपल्सन नहीं रहेगा और फॉरेन जाने के लिए भी कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं होगा। अगर आपको फिर जैसे कि ड्रॉप भी करते हैं, जैसे कि बाद में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया जिसमें आपको पढ़ना नहीं, वो ड्रॉप कर लिया, तो वो प्रोग्राम के लिए भी आप फॉरेन में जाकर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्यूरी आता है स्टूडेंट्स का, और जैसे कि मैं एमबीबीएस पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि बीडीएस में मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग में क्या मिल रहा है, बी प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी में कौन सी कॉलेज मिल रहा है। तो उसके लिए भी मैं बता दूं आप सभी को कि आप लोग उसमें भी आप जिस चीज में चाह रहे हैं, जो भी आप दिए एग्जाम फर्स्ट डे के दिए, तो 5 प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें, लेकिन आपको विड्रॉ, एक्सेप्ट या ड्रॉप का करना पड़ेगा। जब भी प्री नॉमिनेशन का लिस्ट आएगा आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो सो फाइनली ये कंक्लूजन करते हुए एक लास्ट एंड मींस बेस्ट जो है क्वेश्चन की बहुत ही क्लियर स्टूडेंट का कहना है, जो भी बांग्लादेश जाने के लिए या फॉरेन कंट्री के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग में है या डिसाइडेड है थोड़ा भी बहुत, तो उनका कहना है कि जैसे कि मैंने बहुत सारे से बात किया, तो उन लोग से बात करते वक्त मैंने पूछा कि व्हाई यू वांट टू गो अब्रॉड इन बांग्लादेश या दूसरे कंट्री में जाना क्यों चाह रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमसे कि जे एक्चुअली में क्या है ना कि जो मेरा यहाँ का फी स्ट्रक्चर से वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप पेइंग में एमबीबीएस करते हो तो आपको 60 से 70 लाख फी लग जाएगा। तो मैंने पूछा कैसे लग जाएगा 60 से 70 लाख। तो उन्होंने बोला कि फलाना मेरा पढ़ता है, फलाने रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, ये है वो है, पढ़ रहा है, वो सब लोग बोल रहे हैं कि 60 से 70 से कम नहीं होगा। तो देखिए एक्चुअली में कहा जाए तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, तो आप घर पर रहेंगे, घर पर रहेंगे तो खाना खाएंगे कि नहीं, खाना खाएंगे तो साल का आप कितना खाना खाएंगे, कितना रहेंगे। मानो काठमांडू में रहते हो तो कितना आपका पर ईयर का कितना एक्सपेंडिचर है, 1 लाख तो होगा ना। तो ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, फूडिंग लॉजिंग पर, ये फूड एंड लॉजिंग पर है आपका एक्सपेंसेस। तो इसको आप स्टडी में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। मानो कोई नेम इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको नेम कितना ले रहा है, मानो मैक्सिमम 30,000 ले रहा है आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर, तो उसके एक्स्ट्रा हॉस्टल में रह रहे हो, तो क्या हॉस्टल में रहना, खाना, घूमना फिरना, कॉपी किताब, एमएससी का फॉर्म, जितना भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो सब नेम इंस्टीट्यूट के फी में ले जाकर जोड़ दे रहे हो कि मुझे नेम इंस्टीट्यूट में गए और मुझे नेम इंस्टीट्यूट वाला एक प्रिपरेशन के लिए इतना फी ले लिया।
नहीं, आप नेम इंस्टीट्यूट के फी के 30K ही बोल सकते हो, लेकिन हाँ आप ओवरऑल ऑल राउंड में अगर आप MBBS की प्रिपरेशन करते हो ये काठमांडू में रहकर, तो आपको एस्टिमेट में इतना पड़ सकता है, लेकिन वो फी नहीं है एक्चुअली। तो उसी तरह आप फॉरेन में जाओगे तो वो भी ओवर ऑल राउंड में देखोगे, जाना आना और वहाँ पर रहना खाना वो सारे फी जोड़ोगे तो आपको नेपाल से कम नहीं पड़ेगा, नेपाल से सस्ता नहीं पड़ेगा। नेपाल इज द वेरी कम मीन्स गुड फी फॉर नेपालीज स्टूडेंट्स, अच्छा फी है नेपालीज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। तो फाइनली मैं बता दूं कि कोई भी आप नेपाल में MBBS करते हैं नेपाल के अंदर, तो विथ इन वैली में करते हो तो आपको नियरली पहले तो 40 लाख समथिंग लगता था, अब नियरली 41 लाख समथिंग में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ट्यूशन फी हो गई। अब थोड़ा बहुत बोलते हैं कि जैसे कि KMC हो गई वो अपना निकाला है, नेपाल मेडिकल कॉलेज जो पार्टी का हो गई वो अपना निकाला है, तो ये इसमें आपको हॉस्टल थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो इसमें इस हिसाब से अगर 2 लाख का पर ईयर का हॉस्टल रख लो तो 10 लाख मानो हॉस्टल की हो गई, तो 51 के करीब में चल जाएगा। टोटल जोड़ोगे तो कितना भी हाई एक्सपेंसेस होगा तो 55 के अंडर कंप्लीट हो जाएगा आपको। अगर चलो मैक्सिमम में ले लेते हैं तो 60 का अंडर कंप्लीट हो जाएगा आपको, लेकिन 70 कभी नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पर तो यहाँ पर आउट ऑफ वैली देखते हैं, आउट ऑफ वैली में भी जाते हैं तो फी कितना था, लास्ट ईयर 44 लाख समथिंग था, इस ईयर कितना हुआ कुछ बढ़कर 3.4 समथिंग % से बढ़कर आपको 45 लाख समथिंग हुआ है। तो चलो 45 लाख हो गई, 5 साल में रहने खाने को जोड़ो 2 लाख पर ईयर, आपका कितना हो जाएगा 10 लाख। 45 एंड 10 जोड़ोगे तो 55 ही हुआ। एक्स्ट्रा में चलोगे घींच कर मैक्सिमम भी, तो यहाँ भी 60 लाख की पास जा रहा है। तो आप मैक्सिमम रहने खाने पूरे पैकेज लेकर चलोगे तो आपको मैक्सिमम में 60 लाख नेपाली के करीब में आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 40 लाख ICU हो रहा है। तो सो गाइस फाइनली मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे को नेपाल में सीट अलॉट हो रहा है या वो जानकी मेडिकल क्यों ना हो, वो जानकी में पढ़े रादर देन गोइंग टू बांग्लादेश एंड फलाना बीच कॉलेज। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।